हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहादनान और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा कि आप ब्लड प्रेशर की और शुगर की कोई दवा बताएं। खास तौर से शुगर के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूनानी पैथी के पर्सपेक्टिव से आप शुगर की कोई दवा बताएं या शुगर का इलाज कैसे किया जा सकता है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवा बताएं कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जा सकता है। उसी सिलसिले में आज की हमारी ये वीडियो है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत है तो यूनानी पैथी क्या कहती है, वो कैसे ठीक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कहते हैं ना कि हमें शुगर हो गई, शुगर की अब हमें इलाज करना है, हमें इसकी दवा बताइए, तो हमारे जहन में ये होता है, हमारे मन में ये होता है, हम ये सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर कोई एक दवा लिखेगा और वो दवा हम सुबह और शाम खाएंगे और हमारी शुगर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। ऐसी कोई भी दवा किसी भी पैथी में नहीं है कि उसको आपने खाया और वो ठीक हो गया, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अच्छा एक जादू की छड़ी घुमाई और बीमारी जो है वो छूमंतर हो गई। जो इस तरह की बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से या वायरस से होती हैं कि बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया और एक गोली खाई और उस गोली में क्योंकि एंटीबायोटिक्स थी वो बैक्टीरिया को जाके मार देगा, तो ये तो है कि बैक्टीरिया मर गया। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आपके शरीर में सालों में पैदा हुए हैं, वो ऐसा कोई भी दवा नहीं है। आपको सुन के हो सकता है ये बात अच्छी ना लगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल गुमराह करते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं बताते हैं ये एक दवा खा लेना, ये कलौंजी का पानी पी लेना, ये मेथी के बीज पी लेना, गुड़मार बूटी खा लेना, इससे ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ये एक तल्ख सच्चाई है। जब तक के ये बीमारियां जब तक के ठीक नहीं होने की, जब तक के आप उन चीजों को दूर ना कर दें जिनकी वजह से बीमारियां आई हैं। ये बीमारियां सालों में आती हैं। ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने आज जो है एक थोड़ा सा मीठा खा लिया था और कल को उसे शुगर हो गई, ऐसा नहीं होने का। सालों तक, कई साल तक मुसलसल रेगुलर उसने अपनी डाइट में बदपरहेजी की होगी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होगी, स्ट्रेस उसे रहता होगा, तमाम वो फैक्टर्स जो शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार हैं उसने वो किए होंगे, तब जाके कई सालों के बाद उसे बीमारी आई। और अब अगर उसे सही होना है, रिवर्स करना है, तो वही फैक्टर्स जिनकी वजह से बीमारी आई उन्हें वो रिवर्स कर दे तो ये बीमारी भी रिवर्स हो जाएगी और वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जी हाँ। मैं आपको यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि बीमारी आती ही क्यों है और जब आ जाएगी तो जाएगी कैसे। दवाइयां सपोर्टिव के तौर पर हम दी जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई सोचता हो कि एक गोली कोई यूनानी पैथी में या आयुर्वेद में या कहीं पे भी ऐसी होगी कि उसे खा ली और शुगर ठीक, ऐसा दोस्तों नहीं होने का। ये बीमारियां फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सालों में आती हैं और महीनों में जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आती ही क्यों है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों बीमारियां ब्लड प्रेशर और शुगर आती हैं। इन देखिए दोस्तों, यूनानी पैथी ये कहती है कि 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं हमारे पास। 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं। 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। इन्हें यूनानी में कहते हैं असबाब सित्ता। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए आप अपनी सेहत को बचा ले जाएंगे आखिर बुढ़ापे तक। जरूरिया, या अगर हिंदी में कहें तो हम इसको कहेंगे कि 6 महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमारी पूरी बॉडी की सेहत जो है वो डिपेंड करती है। इसमें नंबर 1 पर क्या है दोस्तों? नंबर 1 पे है हवा। नंबर 2 खाना और पीना। यूनानी में से कहते हैं माकूल व मशरूब, लेकिन मैं आपको क्योंकि उस भाषा में समझा रहा हूं जिसमें आप इसे जो है समझ सकते हैं, खाना व पीना। तीसरे पे है एंड रेस्ट। किस चीज का? बॉडी का। चौथे पे है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। किस चीज का? दिमाग का। पांचवे पे है नींद व बेदारी। कितना आप सो रहे हैं, कितना जाग रहे हैं, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।
और छठे पे है एहतबास, इसका हिंदी मुझे पता नहीं क्या होगा, यूनानी भाषा में लिख दूं, एहतबास व इस्तफराग। अगर आपने ये 6 पॉइंट समझ लिए तो आप ना ही सिर्फ शुगर और बीपी बल्कि तमाम बीमारियों के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके जान जाएंगे क्या है। तो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमारी बॉडी का बीमार होना या सेहतमंद होना डिपेंड करता है। अगर आपको शुगर हुई, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, तो आपने इन 6 जो जरूरी फैक्टर्स हैं इनमें कोई गड़बड़ी कर दी होगी। इनमें आपने जो नॉर्मल इन्हें रखने हैं, जो नेचर के करीब इन्हें रखना है, उससे आप दूर हो गए होंगे। इसकी वजह से वो बीमारी आई। कैसे आई अभी बताता हूँ। और सही होने का तरीका भी यह है कि अगर जो आपने पहचान लिया कि कौन सा फैक्टर मेरा बिगड़ रहा था जिसकी वजह से आई, और आप उसे आज से रिवर्स कर दें तो वो बीमारी फिर चली भी जाएगी। आप दोबारा से उसी कंडीशन पे आ जाएंगे जहां पर थी। मैं फिर से बता दूं, यूनानी पैथी ये कहती है और मेरा फेथ ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं है। अगर किसी को कैंसर भी हो गया उसका भी इलाज मुमकिन है, वो भी ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि मौत आनी ही आनी है, मौत को नहीं टाला जा सकता। बाकी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं हवा से। देखिए दोस्तों, आजकल जो पॉल्यूटेड सिटीज हैं, पॉल्यूटेड सिटीज जो है वहां पर हवा सही नहीं है। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि हवा का ताल्लुक जो है वो फेफड़े की बीमारी से है, कि अच्छा ठीक है पॉल्यूशन हो रहा और गंदी हवा हम जो है उसे ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें फेफड़े की बीमारी हो सकती है। ये कहना गलत है दोस्तों। यूनानी पैथी ये कहती है कि हवा के अंदर एक चीज होती है जिसे नसीम कहते हैं। तो हम जो है, ये यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो वो नसीम हम जब अंदर खींचते हैं हवा के साथ साथ, वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और तमाम ऑर्गन्स तक वो जाती है और तमाम ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर आपकी हवा सही नहीं है, आप पॉल्यूटेड सिटीज में रहते हैं, आप पॉल्यूटेड हवा को ब्रीथ करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फेफड़े की बीमारी होगी, आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी मेल फंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी ये बात देखिए, क्या आप प्योर हवा ब्रीथ करते भी हैं या नहीं। ये बहुत अहम बात है दोस्तों। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ होता है, मुझे ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे मालूम नहीं हकीकत क्या है। तो वहां पर जो लोग रहते हैं, कम से कम उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम जो सुबह की और शाम की ताजी और ठंडी हवा होगी, जो प्योर हवा सुबह शाम रहती होगी, हर जगह रहती है, सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सूरज निकलने से पहले पहले का, उस टाइम सबसे वातावरण में प्योर हवा होती है। तो कम से कम अगर पूरे दिन आपको प्रदूषित हवा मिलती है तो उस टाइम जाकर वो ताजी हवा जरूर ले लें। वो बहुत जरूरी है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जो पैनक्रियाज है, जो हार्ट है, उसके लिए सही अच्छी हवा का जाना बहुत जरूरी है। और अगर अच्छी हवा नहीं जा रही तो सब फंक्शन गड़बड़ा जाएंगे। दूसरा दोस्तों आता है खाना पीना। ये जो 2 बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस पे अभी और डिटेल में बात करूंगा, ब्लड प्रेशर और शुगर। ये दरअसल हमारे खाने और पीने पर ही सबसे बड़ा रोल इनके होने का होता है। अब दोस्तों क्या है कि हम इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं और तमाम मैदे की चीजें, स्प्रिंग रोल, ये वो, और घर में भी वो मैक्रोनी बन रही और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें जो है मैं देखता हूँ बनते हैं। और मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये सब नहीं खाता जब तक कि कोई बहुत मजबूरी ना हो जाए, या कहीं अगर एज ए गेस्ट जाऊं तो वहां मना नहीं किया जाता। लेकिन मैं इन सब चीजों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब चीजें जहर है। तो आप अपने खाने को सबसे पहले तो ये गंदी चीजें दूर करिए, ये सब गंदी चीजें हैं। इसके बाद फिर और सुधार करना है। सबसे पहला काम यह है कि जो गंदी चीजें हैं, जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और ये मैक्रोनी और ये सब चीजें जो है, मैगी, ये सब दूर करिए, गंदी चीजें हैं। फिर उसके बाद जब ये दूर कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको खाने में मेहनत करनी है। अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए। मैं अभी शुगर और बीपी की अलग अलग बता दूंगा क्या क्या खाना है इसी वीडियो के अंदर, लेकिन आपको अपनी 3 चीजें मैं बता रहा हूं जो कम करनी है अगर आपको ये बीमारी हो गई। नंबर 1 नमक, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स यानी चीनी, मेन चीनी मान लीजिए, चावल और रोटी भी इसमें आती है, और नंबर 3 जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, ये आपको बंद करनी पड़ेंगी। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है पीने का, ये हर तरह से नुकसानदायक है, ब्लड प्रेशर में भी, शुगर में भी, लीवर की प्रॉब्लम्स में भी, पेट की प्रॉब्लम्स में भी, ये आपको बंद करनी पड़ेंगी। और अगर कोई ये कहे कि भाई मैं ये तो बंद नहीं करने का और मुझे स्वस्थ भी रहना है, तो फिर बेकार है। इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कोई भी दवा बाहर से ऐसी नहीं है कि जो उसे खिला के आपकी शुगर ठीक कर दी जाए या आपका बीपी ठीक कर दिया जाए। एकदम से कंट्रोल तो किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। तो आपको जो है ये बंद करना पड़ेगा। गंदा खाने के अलावा, खाने में जो आप खाते हैं शुद्ध प्योर खाना, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या है वो।
पानी के मैंने बताया पीने से ताल्लुक से आपको जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। यार पीते ही क्यों हो तुम ये? अपना पैसा भी लगाते हो, 100 रुपए की एक बोतल भी आती है और उसमें सिर्फ जहर, इतना उसके अंदर शुगर होती है, इतना उसके अंदर एसिड होता है, उसे पीते हो। यार सोचो, ये पीना मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक आपके लिए जहर है, कोल्ड ड्रिंक से कोई भी फायदा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदेह है। काश आप वो कोल्ड ड्रिंक देख पाते जो उसके अंदर हकीकत है, जो मैं देख पा रहा हूं कि वो आपके शरीर में जाने के बाद कितना नुकसान करती है। इससे अच्छा आप अपने बच्चों को अपने घर में उसी पैसे की जिसकी कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है अच्छी चीजें लाके खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स लाकर खिलाएं, असली दूध लाकर पिलाएं। इससे प्लीज मेरा सभी अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसानदायक है और किसी भी काम की नहीं है। तो खाना पीना हो गया। 230 आता है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं कि बॉडी को एक्सरसाइज करवाना जरूरी है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के अंदर रेस्ट भी जरूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट भी होना चाहिए और ये दोनों चीजें, बॉडी का एक्सरसाइज और रेस्ट, एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक्सरसाइज ही किए जा रहे हैं और ऐसा भी ना हो कि रेस्ट ही किए जा रहे हैं। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और आज के इस दौर में जहां पर पैदल चलना एक बहुत बुरा समझा जाने लगा और पैदल चलना ये माना जाने लगा कि तो बिलो द स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं आपको अपनी बताऊं कि मैं यहाँ से अपने हॉस्पिटल तक तकरीबन 1 किलोमीटर है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाई कार या बाई बाइक नहीं जाता, मैं पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम है जो मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल कि मैं और बहुत ज्यादा अलग से टाइम निकाल के सुबह या शाम में फिजिकल एक्टिविटी करूं, लेकिन इसी टाइम में जो मुझे जाना ही है वहां पर, अगर मुझे कोई ग्रोसरीज खरीदनी है या आसपास का कोई काम करना है तो मैं बहुत मुश्किल से अपनी बाइक निकालता हूँ, मैं ये सब पैदल काम निपटाता हूँ। 2 किलोमीटर के एरिया में जहां भी मुझे कोई काम है तो बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी बाइक इस्तेमाल करूं, मैं पैदल ही करता हूं उसको। भले ही कुछ भी समझता रहे, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, अगर मेरी सेहत अच्छी है तो मैं उसके मजे लूंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या कमेंट कर रही है, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मैं फॉर्च्यूनर से भी जाने लगूं या फरारी भी ले लूं तो दुनिया तो मेरे बारे में तब भी गलत कमेंट कर सकती है। तो दोस्तों इस पर बिल्कुल ना रहें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। और फिजिकल एक्टिविटी को घटाना इस बीमारी का सबब है। मैं आपको ये बताऊं, मैंने अपनी आंखों से अपने घरों के अंदर देखा, जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग जब घरों के अंदर मोटरसाइकिल और एक्टिवा वगैरह नहीं होती थी, लोग पैदल या साइकिल पर चलते थे, तब ये बीमारियां नहीं थी। अब ये आ गई तो बस उसका चाबी घुमाई और चल पड़े। इसी वजह से जब जब से आई तब से मोटापा आ गया, तब से डायबिटीज आ गई, तब से हाइपरटेंशन आ गई, और जो आप सब कमा रहे हैं ये सब डॉक्टरों को आप दे रहे हैं। तो अपनी एक्सरसाइज को करिए। ऐसा भी ना हो कि पूरे दिन एक्सरसाइज चल रही है और ऐसा भी ना हो पूरे दिन रेस्ट चल रहा है, इसका प्रोपोर्शन बनाना जरूरी है। लेकिन अब रेस्ट की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लोग रेस्ट ही करते रहे, रात को भी रेस्ट, दिन में भी रेस्ट, दोपहर को भी रेस्ट, कुर्सी पे बैठे ऑफिस में तब रेस्ट, रात को लेटे तब रेस्ट, लेते रहते मोबाइल चला रहे। अब जरूरी ये है कि आप एक्सरसाइज करें। और मैं आपको एक सलाह यहाँ पे और दे सकता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग मॉर्निंग वॉक के आदी हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, जो करते हैं उनको ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो कल से जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम में जाने के बाद आप वहां पर लाइट एक्सरसाइजेस करिए ट्रेनर के अंडर गाइडेंस। अगर आपको सेहत चाहिए, जिम में कंजूसी मत करिए, जिम में आपका एक रेगुलर रिदम बन जाएगा और वहां पर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर जिम ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर अब अगर आप सोचें तो बहुत मुश्किल है सुबह को मॉर्निंग वॉक करना, क्योंकि मुझे सालों से आदत है तो मैं कर सकता हूँ। जिन लोगों को नहीं है वो आज से उठ के उनके बस का नहीं है, उन्हें ये चाहिए कि वो जिम ज्वाइन कर लें। और ये जिम का इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है, ये आपको स्वस्थ रखेगा। अगले पे आते हैं एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द माइंड। मतलब हमारे दिमाग की भी जो है इससे हमें काम भी लेना है और इससे रेस्ट पे भी रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस का वर्क करते हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंजीनियर्स हैं ये हैं, वो अपने लैपटॉप पे बैठे रहेंगे और पूरे दिन उनका माइंड जो है वो एक्सरसाइज में रहेगा। उन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलने की, वो अपने क्लाइंट से डील करते रहेंगे, इधर उधर की सोचते रहेंगे और दिमागी काम, उनका दिमागी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दिमाग को उनके रेस्ट नहीं मिलता। जरूरी यह है दोस्तों कि आप अपने दिमाग को रेस्ट जरूर दें। 2 घंटे अगर आपने कोई रेगुलर काम कर लिया तो 2 घंटे के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लें। आप बिल्कुल फ्री हो, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कर दें उन 10 मिनट के लिए और रेस्ट दें। फिर 2 घंटे का काम करके फिर रेस्ट दें। और कुछ टाइम दिन में, मैं तो ये कहता हूँ जो लोग नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम है, वो 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ें। अगर आपने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली तो ये मोर देन इनफ है।
बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, और नमाज बेस्ट मेडिटेशन है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि वो अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनको अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए कम से कम दिन में 2 3 4 बार 5 बार भी अगर कर लें, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, उन लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते, सबसे अच्छा तरीका मेरी नजर में नमाज पढ़ना है। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए तरीका यह है कि वो कहीं एकांत में जाके बैठ जाएं और आंखें बंद करके 15 मिनट का अलार्म लगा दें, और उस 15 मिनट में कुछ नहीं सोचना। कम से कम 5 मिनट तो करें ऐसा। 5 मिनट अपने दिमाग को रेस्ट पर रखें। और इससे फायदा क्या है दोस्तों, जितने भी हार्मोनल बैलेंसेस हैं बॉडी के अंदर, उसमें से 90% हार्मोन्स का कनेक्शन सीधे सीधे हमारे दिमाग से है। अगर दिमाग रेस्ट पर होगा तो तमाम पूरी पूरी बॉडी में वो हार्मोन्स और वो पूरे जो सिस्टम है वो सही काम करेगा। और अगर ये स्ट्रेस में चला गया तो सब कुछ स्ट्रेसफुल हो जाएगा, सारी बीमारियां घुस जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं फिजिकली बॉडी को एक्सरसाइज करानी जरूरी है आज के दौर में, और मेंटली दिमाग को रेस्ट कराना जरूरी है। अगली बात आई दोस्तों नींद व बेदारी, तो इसमें भी हमें बैलेंस बनाना है। ऐसा ना हो कि बस सो रहे तो 20-20 घंटे सो ही रहे, और ऐसा भी ना हो कि सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कम से कम 8 घंटे की रेगुलर नींद आप लें। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, दोपहर को आप जो है अगर हो सके तो दोपहर को कम से कम आधे घंटे का एक छोटा सा नैप अगर कहीं मिल जाए तो ये बहुत फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। सुबह में सूरज के निकलने से पहले उठें हर हाल में, और दोपहर को अगर आधे घंटे का भी एक नैप मिल जाए ना, एक छोटा सा रेस्ट, तो ये बहुत फायदेमंद है। और रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें। और दोपहर को अगर एक छोटा सा नैप अगर ले लें, कहीं पे हो पॉसिबल हो पाए, ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है तो कर ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं ना नाइट ड्यूटी करके दिन में 8 घंटे सो गए, हमारी नींद पूरी है, देखिए एक बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। रात बनाई गई है सोने के लिए, दिन बनाया गया है काम करने के लिए। जहां मजबूरियां हैं तो वहां तो हम कुछ नहीं कर पाने के, लेकिन जहां मजबूरियां नहीं है, जहां पर चीजें जो है मैनेज की जा सकती हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप जो है दिन में काम करें और रात को सोएं। आखिर में आता है दोस्तों एहतबास व इस्तफराग। एहतबास का मतलब यह है कि रिटेंशन। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिटेन करनी जरूरी है। जैसे प्रोटीन हम खा रहे हैं, अगर हमारे प्रोटीन्स पेशाब के जरिए से निकलने लग गए, फैट्स अगर हमारे स्टूल के जरिए से निकलने लग गए, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीजों को बॉडी को रिटेन करना जरूरी है, इनका रिटेंशन बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका निकलना जरूरी है, जैसे यूरिक एसिड है और तमाम इस तरह के पसीने हैं, सॉल्ट है जो निकलते हैं अलग अलग तरह से वेस्ट, इनका निकलना जरूरी है। तो इनमें भी एक बैलेंस होना जरूरी है। और क्योंकि ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये ज्यादातर डॉक्टर मेंटेन करता है। 6th जो पॉइंट है असबाब सित्ता जरूरिया का, बाकी जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपको मेंटेन करने हैं। तो इसमें अगर आपने ये 5 पॉइंट मेंटेन नहीं किए, अगर आपने इनके खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारी, तो आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी होनी ही होनी है। अगर औरतें हैं तो उन्हें पीसीओडी भी हो सकती है, और दुनिया भर की बीमारी हो सकती है, सीओपीडी भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहला मैनिफेस्टेशन इनका ये है। और फिर जब ये मेंटेन करता है नहीं तो यही कैंसर में बदल जाता है। और आजकल कैंसर के केसेस इसीलिए ज्यादा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपने ये 5 फैक्टर्स जो है कंट्रोल कर लिए, तो आपका शुगर बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और कैंसर से के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको अलग से बता देता हूँ, शुगर के लिए और बीपी के लिए आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। ये शुगर यानी डायबिटीज का मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर हाइपरटेंशन की बता देता हूँ। ये मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ, इस पे अलग से फिर कभी वीडियो बना देंगे। और सबसे पहले आपको चीनी, गुड़, शक्कर, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना मीठी, बहुत से लोग ये कह देते हैं गाँव में चीनी बनाए, गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, सब चीजें बिल्कुल बंद करिए। इनको खाए बगैर कोई मौत किसी की नहीं आ रही है, सिर्फ जबान का जाएगा, इसे बंद करिए। और इसमें आता है, इसमें भी बंद बंद इसको भी कर देनी चाहिए ये सब चीजें। लेकिन इसमें जो सबसे अव्वलीन तरजीह है, जो सबसे पहले बंद करना है, वो है नमक। नमक जो है बस इतना खाइए कि बस बहुत थोड़ा सा कि बिल्कुल फीका ना हो, थोड़ा सा नमक खा लें। ऑन एन एवरेज एक आदमी को इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 1 ग्राम नमक एक दिन में खाना चाहिए। लेकिन हम इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज 5 ग्राम नमक रोज खाते हैं, 4 गुना ज्यादा नमक खाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हमें शुगर की बीमारी हो रही है, और इंडिया के अंदर हाइपरटेंशन बहुत प्रेवलेंट है। ये स्टडी की गई कि 5 ग्राम नमक ऑन एन एवरेज हर इंडियन खा रहा है, जबकि खाना कितना चाहिए, 1 ग्राम।
अच्छा, नमक हम ये सोचते हैं जो हम सालन में डाल रहे हैं, जो सब्जी में डाल रहे हैं, वही नमक हम खा रहे हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा जितना भी पैक्ड फूड आ रहा है, जो आप चिप्स खा रहे हैं, जो आप कुरकुरे खा रहे हैं, जो बाहर से लेके नमकीन खा रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है। तो ये बाहर का सामान बंद करिए और अपने सालन में भी, अपनी सब्जी में भी नमक कम खाइए। दूसरी बात दोस्तों, शुगर के लिए जो है, आप रोटी और चावल, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कम से कम खाइए। रोटी चावल कम से कम खाइए, इसे बंद करिए। बल्कि और फिर भाई हमसे मरीज आकर ये पूछते हैं, मैं इसकी फिर डिटेल वीडियो बताऊंगा कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं भाई रोटी चावल बंद कर दो, तो हम खाएंगे क्या? आपको ये किसने सिखा रखा कि खाने में मस्त है रोटी चावल? ये पता नहीं कहां से ट्रेंड बन गया। भाई रोटी चावल मस्त है, किसने सिखाया? इतनी सारी चीजें खाने के लिए हैं। आप दालें खाइए, चना खाइए, लोबियां खाइए, और राजमा खाइए, पनीर खाइए, उसके अलावा सब्जियां दुनिया भर की हैं, सब्जियां खाइए, दही खाइए, जो समझे, फ्रूट्स खाइए, बहुत सारी चीजें खाइए। रोटी चावल किसने बताया? अभी देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। दालें, दालों में चना, मसूर, उड़द, अरहर, जितनी दालें हैं सब खाइए, जितनी सब्जियां उतनी खाइए। मूंग, कोई रोक नहीं है आपको दालें खाने से। दूसरा फिर आया राजमा, चने मतलब छोले, सब्जियां, जो सब्जियां चाहे वो खाइए। फ्रूट्स, जो फ्रूट्स चाहे, भाई जो का मतलब यह है कि भाई आम मत खाइए, चीकू मत खाइए, केला मत खाइए अगर डायबिटिक है। उसके अलावा सेब खाइए, अमरूद खाइए, सलाद, जितनी सलाद है सब सलाद खाइए, पेट भर के सलाद खाइए, कोई आपको नहीं रोक रहा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने चाहें उतने खाएं, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स रोज खा लें। इतनी सारी चीजें खाने के लिए हैं। आप जो है ये देखिए, जो इसके मरीज हैं, मैं उनको क्या डाइट एडवाइस करता हूँ, एक टाइम सुबह को उठिए, एक सेब खा लीजिए। थोड़ी देर के बाद आप जो है दाल बनवाइए, कोई सी भी एक अच्छी दाल, एक कटोरा भर के दाल बनवाइए। दाल को बनवाने के बाद उसके अंदर जो है बारीक बारीक सब सब्जियां कटवा लीजिए, प्याज कटवा लीजिए, टमाटर कटवा लीजिए, और खीरा, मूली, ककड़ी, जो समझे वो, गाजर सब कटवाइए। उसके ऊपर दाल से उसे चम्मच से खाइए। उसके अलावा दोस्तों, जो मीट है, जितना समझे उतना खाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नॉन वेज हैं वो मीट खाएं, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, बड़े का भी खा लें, बकरी भी खा लें, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। असल नुकसान ये देती है, उबाल के उसे खाएं, फ्राई करके खाएं, या उसे भून के खाएं, रोस्ट करके खाएं, जिस तरह से चाहें उस तरह से खाएं। और पनीर खाएं, पनीर जिस तरह से चाहें उस तरह से खाएं, दही खाएं, आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, ये सब चीजें हैं ना खाने की, क्यों नहीं आप खाते? आपने अपने दिमाग को क्यों रोक लिया रोटी चावल पर? तो मेरा कहना है, और खा ले, चलिए दिन में 2 रोटी खा ले, एक दोपहर को एक रात को, कोई दिक्कत नहीं। चावल और भी कम खा ले, इन्हें बंद करिए, रोटी चावल को बंद करके इस पर अपनी डाइट को करिए। फ्रूट्स आप 10 सेब खा ले दिन में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई 10 खाएगा नहीं, लेकिन खा ले, 10 अमरूद खा ले, क्या दिक्कत है? पनीर खा ले, सोयाबीन खा ले, ये सब चीजें जो है क्यों नहीं खाते हम लोग? इसी तरह हाइपरटेंशन में दोस्तों अगर बात की जाए, तो इसमें भी यह है कि आपको ये रोटी चावल बंद करके, लेकिन इसमें जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है घी और तेल पर। घी तेल बंद करिए। घी तेल उबला हुआ खाना क्यों नहीं बनाते? मैं लखनऊ में रहता था और मेरा एक दोस्त रहता था, उसका नाम सुहेल था, अब डॉक्टर हो गए वो भी, डॉक्टर सुहेल। तो मेरे जूनियर था वो। तो उसने मुझे, वो जिम में जाता था, और उसने मुझे कहा कि बॉस हम जो है डाइट करेंगे और आप भी वेट घटाइए और मैं भी, और हम अपने रूम पर घी नहीं लानेंगे, ना घी तेल ऑयल कुछ नहीं लानेंगे, और हम ऐसे चिकन खाया करेंगे रोज। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बगैर उसके? कहने लगे हम बनाएंगे। तो वो क्या करता था, वो 250 ग्राम दही लाता था, दही को कुकर में डालता था, उसमें प्याज काटता था और चिकन मसाला डालता था, नमक मिर्च सब धनिया वनिया डाल के, और चिकन को बहुत अच्छे से धो के वो उसी में भूनता था। ठीक है, जब वो गल जाता था तो उसी को वो फिर हम खाते थे। और आप यकीन करिए कि बिना उसके अंदर एक बूंद कोई घी तेल की नहीं होती थी, ना सरसों का कोई तेल नहीं, और वो इतना टेस्टी होता था। मैंने उससे ज्यादा इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे और होटल्स में खा लिया, कहीं इतना बढ़िया चिकन नहीं बनता था जितना वो बगैर उसके बना देता था। ये दरअसल हमारे दिमागों में बिठा दिया गया। हमारे घर में क्या है, हमारे घर की लेडीज आमतौर से इंडियन, सब हमारे इंडियंस के अंदर
जब तक वो घी ऊपर तैरता हुआ नजर ना आए तब तक कहा जाता है कि तो सालन अच्छा बना ही नहीं है, तो सब्जी अच्छी बनी नहीं। ये मिसकंसेप्शन घुसा दिए गए पहले, क्योंकि दुनिया मेल न्यूट्रिशन का शिकार थी, पहले खाने पीने को मिलता ही नहीं था। ये घी वी तब आता था जब कहीं गेस्ट होते थे, किसी की शादी होती थी, तो लोग खाना पसंद करते थे और वो भी ओरिजिनल होता था। लेकिन अब सब चीजें इतनी आ गई, अब लोग फिजिकल वर्क नहीं करते और खाने को बहुत है, इसलिए अब ये चीजें कंट्राइंडिकेटेड हो गई। तो आप जो है ये घी तेल बंद करिए। तीसरा, इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स आप लें, पोटेशियम लेना बहुत जरूरी है। पोटेशियम, पोटेशियम किस किस के अंदर है मैं आपको बता दूं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सब चीजें जो है आप दिन में लें। और आखिरी बात यह है इसमें, वो मैं हालांकि पहले डिस्कस कर चुका, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी बढ़ा दें। ठीक है, ये मैंने आपको चंद बातें बताई कि अगर ये बातें कर ली जाएं तो उम्मीद यह है कि बहुत जल्द शुगर या बीपी जो है ये ठीक हो सकता है। और इसका दवाइयां क्या हो सकती हैं वो मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में किसी वीडियो के अंदर। फिलहाल ये वाली चीजें रखिए। और आखिर में इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि दोस्तों, ये बीमारियां सालों के अंदर आती हैं। ये जो 6 एसेंशियल फैक्टर्स है, सालों तक आप इनसे खिलवाड़ करते रहे और अगर ये चाहें कि बस एक गोली खाएं और ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम कई महीने जो बिगाड़ किया था उसको समझ के कि मैं कहाँ बिगाड़ कर रहा था उसे सुधार दीजिए, और बॉडी सब रिवर्स कर देगी और आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि कोई आएगा और जादू की छड़ी घुमा देगा, कोई डॉक्टर कभी ठीक नहीं होंगे। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को परेशान थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, ये जो नीचे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के जरिए आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लीज डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, और व्हाट्सएप पर मेरे असिस्टेंट आपको मेरा अपॉइंटमेंट दे देंगे। उस वक्त पर फिर कॉल करिएगा तो आपसे बात हो सकेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय।